हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में आपने देखा था, हम लोगों ने केस 5 स्टडी किया था जिसमें एक कर्व प्लेट था और उस पर जेट स्ट्राइक कर रहा था। कहाँ पर? तो वन एंड पर टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा था। ठीक है, तो फिर वहाँ पर मैंने दो केस देखा था। एक केस में सिमेट्रिकल कर्व प्लेट था और एक केस में अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट था। ठीक है, तो वो सभी जो केसेस चल रहे थे वो किसके लिए चल रहे थे? वो चल रहे थे स्टेशनरी प्लेट के लिए। आपका प्लेट स्टेशनरी था, फिक्स था। अब हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं जब हमारा प्लेट मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो जब प्लेट मूव कर रहा होगा तो उस टाइम जेट के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर मूविंग प्लेट का केस स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ केसेस स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आइए माय डियर, सबसे पहले यहाँ पर केस 1 को स्टार्ट किया जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ मूविंग प्लेट, इसमें जो सबसे फर्स्ट केस होगा वो कौन सा केस होगा? देखिए, केस 1 फोर्स exerted by jet on a plate moving in the direction of jet on a vertical plate, on a flat vertical plate moving in the direction of jet. In the direction of jet, ये आपका फर्स्ट केस है। ओके, मूविंग प्लेट के केस में ये आपका फर्स्ट केस है जिसमें आप क्या देख रहे हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ए फ्लैट वर्टिकल प्लेट। एक फ्लैट वर्टिकल प्लेट है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा जब जेट उस पर इम्पैक्ट करेगा तो। और वो फ्लैट वर्टिकल प्लेट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? जेट के डायरेक्शन में। मतलब जेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका प्लेट मूव कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट केस इन द ऑफ मूविंग प्लेट। ओके, तो आइए माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं। आइए ध्यान देंगे आप लोग। मान लीजिए कि ये आपका मान लीजिए कि ये आपका पाइप है। ओके, इस पाइप में फ्लो हो रहा है, किसी लिक्विड का मान लेते हैं फ्लो हो रहा है, और इस पाइप के वन एंड पर आपका नोज़ल फिट है। यहाँ पर आपका क्या है? नोज़ल फिट है। तो इस नोज़ल से यहाँ से क्या होगा? आपका जेट फॉर्म होगा और जेट यहाँ से कमिंग आउट करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ये आपका जेट है। जैसे ही ये जेट निकल रहा है तो इस जेट का वेलोसिटी भी है। ठीक है, ये जेट इस नोजल से भी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, और फिर इसी के पाथ में, इसी जेट के पाथ में एक फ्लैट वर्टिकल प्लेट को रखा गया है। इसी के पाथ में माय डियर फ्रेंड एक फ्लैट वर्टिकल प्लेट को रखा गया है, और ये फ्लैट वर्टिकल प्लेट ये मूव कर रहा है। ये स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? तो जेट के डायरेक्शन में। जेट का डायरेक्शन आपका ये है, तो इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। मान लीजिए ये स्मॉल यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, स्मॉल यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आप खुद यहाँ पर देखिए, जेट भी वेलोसिटी से आ रहा है, इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये u वेलोसिटी से इससे दूर होते जा रहा है। तो जेट
किस वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा? क्या जेट v वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मूव कर रहा है। अगर ये स्टेशनरी होता, फिक्स होता, तब आप बोलते कि ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये प्लेट u वेलोसिटी से दूर होते जा रहा है, u वेलोसिटी से ये इस जेट से दूर जा रहा है, तो ये जेट v वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक नहीं कर सकता है। तो कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो जेट यहाँ पर स्ट्राइक करेगा बट रिलेटिव वेलोसिटी से, और वो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होगा? जेट का वेलोसिटी माइनस प्लेट का वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू वेलोसिटी से जेट इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जब आपका प्लेट फिक्स था तो उस टाइम v वेलोसिटी से ही स्ट्राइक कर रहा था, बट यहाँ पर चूंकि प्लेट मूव कर रहा है तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। दैट मीन्स v माइनस यू वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो मान लीजिए कुछ आगे चलकर ये स्ट्राइक करेगा। ये आपका जेट है, दिस इज जेट, और ये आपका प्लेट है माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर प्लेट, दिस इज योर प्लेट। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्ट्राइक किया है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन अब क्या होगा? अब ये जेट इसको स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, ये जेट अब इसको स्ट्राइक करेगा। तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी से। सो दैट वेलोसिटी इज v माइनस यू, v माइनस यू, v माइनस यू वेलोसिटी से जेट देखिए स्ट्राइक कर गया। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पर भी दो पॉइंट जो मैं हर केस में बताते आ रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जेट स्ट्राइक करने के बाद इसी प्लेट के अलोंग मूव कर जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट क्या था? अगर इस प्लेट का सरफेस स्मूथ है और इम्पैक्ट के कारण यदि लॉस जीरो एज्यूम कर रहे हैं आप, ज़ीरो लॉस हो रहा है, तो उस टाइम जेट यहाँ से जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है उसी वेलोसिटी से आपका जेट बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये v माइनस यू वेलोसिटी से बाहर निकल गया और यहाँ से भी v माइनस यू वेलोसिटी से बाहर निकल गया। तो चूंकि हमें दोनों तरफ से मतलब नहीं होता है, हम सिर्फ एक तरफ देख लेते हैं। ठीक है, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ जेट क्या है? डायरेक्शन ऑफ जेट आपका ये रहा डायरेक्शन ऑफ जेट, एक्स डायरेक्शन। तो हमें इसी एक्स डायरेक्शन में माय डियर फ्रेंड हमें फोर्स निकालना है, Fx निकालना है, Fx निकालना है। बात समझ में आ गया? उसी तरह आप Fy भी निकाल सकते हैं, Fy भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हम लोग Fy भी निकालें, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ Fx इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ जेट में, जेट के डायरेक्शन में कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, हमें बस उससे मतलब होता है। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, लेट v क्या है? v इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट। u क्या है माय डियर? u इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। किस डायरेक्शन में? प्लेट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? तो जेट के डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट। इन डायरेक्शन ऑफ जेट। बाकी सब कुछ वही रहेगा। डी क्या है? डायमीटर ऑफ जेट, डायमीटर ऑफ जेट। ए क्या है? तो आप जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। और ये कैसे फाइंड करेंगे आप? तो पाई बाय 4 d²
बात समझ में आ रहा है। और फिर वो दोनों पॉइंट यहाँ पर मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस केस में लिख दिया था, तो वो दोनों केस तो हर जगह होगा, तो हर जगह लिखना सही नहीं है, ठीक है, टाइम का लॉस होगा, तो वो आप चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जेट रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ओके, तो आइए उस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और आप ध्यान रखेंगे। चलिए, here the jet does not strikes the plate, the jet does not strike the plate with velocity v, but it strikes the plate with relative velocity which is equal to the absolute velocity of jet, minus the velocity of moving plate। बात समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट। ओके, चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। ओके, हेंस रिलेटिव velocity of jet with which it strikes the plate, ये किसके बराबर हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका v माइनस यू वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेट को। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये सभी पॉइंट हर एक मूविंग प्लेट केस में होगा, ठीक है। तो हर जगह हम लोग इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाकी पॉइंट्स में मैं आपको बस बोल दूंगा, ठीक है। तो हर जगह ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, टाइम का नुकसान होगा, ठीक है। तो v माइनस यू वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ओके, अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। नाउ मास ऑफ वाटर, या मास ऑफ वाटर बोलिए या जेट ऑफ वाटर बोलिए, मास ऑफ जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, इसे आप सिंपली क्या बोलते हैं? इसे आप सिंपली मास पर सेकेंड भी बोलते हैं, लेकिन अगर अच्छे से आप बोलेंगे तो पूरा सेंटेंस यदि आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मास ऑफ जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड। एक सेकेंड में इस जेट ऑफ वाटर का कितना मास इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो ये हम कैसे निकालते हैं? तो आप जानते हैं रो इंटू एरिया। किसका एरिया? आप मास किसका निकाल रहे हैं? जेट का, तो जेट का एरिया इनटू, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, यह है मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना मास स्ट्राइक किया, तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी आपको लेना पड़ेगा। इसका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो गलती से भी ये वेलोसिटी भी यहाँ पर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड हम निकालते हैं ना, एक सेकेंड में कितना मास स्ट्राइक किया है।
तो माय डियर फ्रेंड, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी आपको यहाँ लेना पड़ेगा ना। ये वेलोसिटी गलती से मत ले लीजिएगा, इस वेलोसिटी से ये यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर रहा है। हाँ, जब प्लेट हमारा स्टेशनरी होता, फिक्स होता, तो उस टाइम भी वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर रो ए भी लिख रहे थे हर जगह। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी विथ विच जेट स्ट्राइक्स द प्लेट, सो मास पर सेकेंड, यहाँ पर मास पर सेकेंड क्या हो जाएगा माय डियर, रो ए भी माइनस यू, रो ए भी माइनस यू, यानी मूविंग प्लेट के केस में मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू रो ए भी माइनस यू। आई होप कि आपको यहाँ तक सभी पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो ये सभी पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एफ निकालेंगे। एफ क्या होगा आइए देखते हैं। नाउ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देंगे। ओके, तो आइए अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने क्या पढ़ा है, हमें एफ चाहिए। सो एफ इज इक्वल टू मास पर सेकेंड आप जानते हैं, यानी मास ऑफ जेट या मास ऑफ वाटर लिख दीजिए, ठीक है। कुछ ज़रूरी नहीं है जेट ऑफ वाटर हर जगह लिखना पड़े। तो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू क्या पढ़े हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी। कौन सा इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर ध्यान देना है, कौन सा इनिशियल वेलोसिटी, तो जिस इनिशियल वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करता है, ठीक है। और फिर फाइनल वेलोसिटी कौन सा, तो स्ट्राइक करने के बाद का वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए ना, दो वेलोसिटी आपके पास है, एक तो v वेलोसिटी है और एक आपका v माइनस यू वेलोसिटी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनिशियल वेलोसिटी जो हम लिखेंगे वो कौन सा वेलोसिटी होगा, जिस इनिशियल वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी हमें लेना है, मतलब v माइनस यू लेना होगा। बात समझ में आ रहा है। ये वेलोसिटी नहीं आप लेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हम लिख रहे हैं तो आपको इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा, नहीं माय डियर, इस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देखिए सिंपल सा मीनिंग है, आपने नोज़ल फिट किया, यहाँ पर नोज़ल आपने क्यों फिट किया, ताकि इस वाटर का वेलोसिटी इंक्रीज हो सके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सके। और फिर यहाँ पर आपने एक प्लेट को रख दिया, तो ये जेट ऑफ वाटर क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा तो ये डिस्प्लेस होगा, आगे की तरफ मूव कर रहा है ना जी, तो फोर्स लगाएगा तो ये साथ में डिस्प्लेस भी हो रहा है, मतलब वर्क डन होगा, मतलब पावर होगा, पावर यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। तो ये पावर किसके द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, जेट के द्वारा। मतलब इस जेट के पास स्टार्टिंग में कुछ पावर था, कुछ एनर्जी था, बाद में इसने आउटपुट दिया। इसके पास इनपुट इतना पावर है, काइनेटिक एनर्जी इतना, और बाद में इसने क्या किया, आउटपुट दिया। आउटपुट क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड। तो वहाँ से आप इसका एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे कि इस जेट का कितना एफिशिएंसी है। बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि एक्चुअल में हम लोग चाह रहे थे कि ये भी वेलोसिटी से ही स्ट्राइक करे तो ज़्यादा वर्क डन होता,
लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लेट खुद मूव कर रहा है, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी से ही ये स्ट्राइक करेगा, मतलब आपको पावर थोड़ा सा घट जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी with which jet strikes, जिस इनिशियल वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है, किस डायरेक्शन में जी? एक्स डायरेक्शन में। माइनस, आप एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, दैट मीन्स आप डायरेक्शन ऑफ जेट में निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ जेट भी लिख सकते थे। माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, और ये किस डायरेक्शन में चाहिए? ये भी आपको एक्स डायरेक्शन में चाहिए। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है कि जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहा है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, और फिर फाइनल वेलोसिटी आपका ये हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। सो Fx, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड हमने निकाला था रो ए भी माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी विथ विच जेट स्ट्राइक्स, किस वेलोसिटी से, किस इनिशियल वेलोसिटी से जेट ने स्ट्राइक किया है, तो आप क्या बोलेंगे? सर भी माइनस यू से स्ट्राइक हुआ है, लेकिन हमें वेलोसिटी कंपोनेंट लेना है एक्स डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? भी माइनस यू माइनस फाइनल वेलोसिटी, स्ट्राइक होने के बाद का फाइनल वेलोसिटी कितना है? भी माइनस यू, बट वो वेलोसिटी हमें चाहिए एक्स डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? भी माइनस यू कॉस 90 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माय डियर फ्रेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला इन दिस केस। एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर इस प्लेट को हम फिक्स कर दें, सोचिए अगर इस प्लेट को हम फिक्स कर दें तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और जब u 0 हो जाएगा तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? रो ए भी स्क्वायर। याद कीजिए फर्स्ट केस सेम फॉर्मूला था ना, रो ए भी स्क्वायर। बात समझ में आ गया? तो मूविंग प्लेट के केस में अगर आपका फ्लैट वर्टिकल प्लेट है तो उस टाइम जेट के द्वारा नॉर्मली कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, वो क्या होगा? रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। तो फोर्स तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। फोर्स तो हमने निकाल लिया, चूँकि ये प्लेट मूव कर रहा है, प्लेट आपका मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए प्लेट मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर स्ट्राइक किया, ये जेट स्ट्राइक किया, तो ये प्लेट क्या होगा? डिस्प्लेस होगा ना, प्लेट मूव कर रहा है ना जी, तो प्लेट कुछ देर के बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर फोर्स लगने के कारण, जेट फोर्स लगाया ना इस पर, तो जेट के फोर्स लगाने के कारण आपका प्लेट यहाँ से यहाँ आ गया, मान लीजिए डिस्प्लेस हो गया है। तो आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क। इसका मतलब ये है, चूँकि ये प्लेट डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जेट के द्वारा इस प्लेट के ऊपर वर्क किया गया। फिर से सुन लीजिए, चूँकि प्लेट यहाँ पर कंटिन्यूअसली डिस्प्लेस होते जा रहा है, और क्यों हो रहा है? क्योंकि जेट इस पर फोर्स लगा रहा है और प्लेट भी मूव कर रहा है, तो प्लेट कंटिन्यूअसली डिस्प्लेस होते जा रहा है। तो चूँकि फोर्स लगाने के कारण आपका प्लेट मूव करते जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर इस जेट के द्वारा इस प्लेट पर एक वर्क डन किया जाएगा। बात समझ में आ गया? वर्क डन किया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग वर्क डन भी निकालेंगे। अगर वही ये प्लेट अगर फिक्स है,
जैसे हमने पहले देखा था। तो प्लेट जब फिक्स रहेगा तो वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, जेट कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा है लेकिन प्लेट डिस्प्लेस नहीं कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने वहाँ पर वर्क डन नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पर प्लेट हमारा मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वर्क डन बाय द जेट पर सेकेंड ऑन द प्लेट। बात समझ में आ गया? तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हियर since the plate is moving, so work will be done per second by the jet on the plate. Okay, but in case of stationary plates, work done will be 0. बात समझ में आ गया आपको? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग वर्क डन निकालते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट, किसके ऊपर? ऑन द प्लेट। और ये किसके बराबर होगा? तो आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डायरेक्शन। किस डायरेक्शन? सॉरी, डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस होगा ना जी, सॉरी। फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किस डायरेक्शन में? तो फोर्स के डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम फोर्स लगा रहे हैं तो जो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पर क्या लिख रहे हैं? डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय, क्या लिखेंगे जी? डिवाइड बाय टाइम। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप वर्क डन पर सेकेंड निकाल रहे हैं। अगर सिर्फ हम लोग वर्क डन निकाल रहे होते तब टाइम से डिवाइड नहीं करते हम, लेकिन हम निकाल रहे हैं वर्क डन पर सेकेंड, तो टाइम से डिवाइड होगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब ये प्लेट फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा डिवाइड बाय टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी है ना जी। डिस्टेंस बाय टाइम को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो ये डिस्टेंस किसके द्वारा ट्रैवल किया जा रहा है? तो ये डिस्टेंस प्लेट के द्वारा ट्रैवल किया जा रहा है। तो जब प्लेट के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है और उसमें आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये किसका वेलोसिटी मिलेगा जी? प्लेट का वेलोसिटी मिलेगा। सो यानी ये जो टर्म आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट स्मॉल यू, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। सो वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स को आप क्या लिखेंगे? Fx इंटू यू। वर्क डन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू Fx इंटू यू। और इस केस में आपका वर्क डन कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? वर्क डन पर सेकेंड Fx आपने देखा था रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू। बात समझ में आ गया? ओके। वर्क डन पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? पावर। तो इसका यूनिट क्या होगा? वाट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा माय डियर? वाट।
या किलोवाट। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान देके यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इस नोजल से आपका जेट ऑफ वाटर निकल रहा है। ओके, उस जेट ऑफ वाटर का अपना वेलोसिटी भी है। तो इस जेट ऑफ वाटर का इस टाइम स्ट्राइक करने से पहले इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जी। कितना? हाफ mv² होगा। इसके पास इतना एनर्जी है। फिर देखिए, ये जेट इसको स्ट्राइक किया और जेट के द्वारा वर्क डन पर सेकेंड कितना हो गया? ये हो गया, ये हो गया। बट ये वर्क डन जो कि जेट के द्वारा प्लेट पर लग रहा है, इसका वैल्यू थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जेट का वेलोसिटी भी था तो उसके पास एनर्जी इतना है, ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन बाद में वो कम वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, कम वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो वर्क डन पर सेकेंड थोड़ा सा घट जाएगा। ठीक है, आपका इच्छा था, जो जेट ऑफ वाटर निकल रहा है भी वेलोसिटी से, तो आपका इच्छा था कि ये भी वेलोसिटी से स्ट्राइक करे तो हमें ज़्यादा वर्क डन मिलेगा, तो जेट ज़्यादा वर्क डन करेगा प्लेट के ऊपर, हमें ज़्यादा वर्क डन मिलेगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ये रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, दैट मीन्स हमें कम वर्क डन मिला। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या है? ये इनपुट है, इनपुट एनर्जी। जेट के पास इतना मैक्सिमम एनर्जी था, हमें इसी एनर्जी को कन्वर्ट करना था वर्क डन में, लेकिन उतना कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो ये हमारा क्या है? ये एक तरह का आउटपुट है। दिस इज द आउटपुट, जेट का आउटपुट है ये, और ये जेट का इनपुट है। तो यहाँ से हम लोग जेट का एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। जेट का एफिशिएंसी मतलब जेट एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को उसने कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट किया, एनर्जी को उसने कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर हम जेट का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे? जेट के पास इतना एनर्जी था, लेकिन उसने इस एनर्जी को कितने में कन्वर्ट किया, कितना कन्वर्ट कर पाया वो, ठीक है, कितना आउटपुट दे पाया। तो आप समझ गए कि ये आउटपुट कम है। तो आउटपुट बट्टे इनपुट को हम क्या कहेंगे? एफिशिएंसी। सो यहाँ से हम लोग जेट का एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। समझिए, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जेट स्ट्राइक होने से पहले, स्ट्राइक करने से पहले इसके पास मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, चूँकि यहाँ पर वर्क डन पर सेकेंड है, मतलब पावर है, ठीक है, ओके। मान लीजिए कि इसके पास 100 जूल का एनर्जी था, 100 जूल का एनर्जी था, या छोड़ दीजिए, जूल छोड़ दीजिए, वाट में लिखते हैं। मान लीजिए इसके पास 100 किलोवाट का पावर था, 100 किलोवाट का पावर था इसके पास। लेकिन जब स्ट्राइक हुआ और उस टाइम आउटपुट जब मिला, मतलब जेट इस प्लेट के ऊपर कितना वर्क डन किया पर सेकेंड, मतलब पावर कितना इसने इसके ऊपर लगाया, इसने कितना पावर इस प्लेट पर डिलीवर किया, वो आप निकाले। वो मान लीजिए आपका आ गया 75 किलोवाट। मतलब जेट के पास 100 किलोवाट का पावर था, मतलब ये 100 किलोवाट को कन्वर्ट कर सकता था। इस 100 किलोवाट पावर को ये कन्वर्ट कर सकता था 100 में। इतना पावर हमें यहाँ से मिल जाता। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में इस जेट ने सिर्फ कन्वर्ट कितना किया? 75 किलोवाट कन्वर्ट किया है। तो इस जेट का एफिशिएंसी कितना होगा? 75/100, 75%। बात समझ में आ रहा? आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एफिशिएंसी ऑफ जेट भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एफिशिएंसी ऑफ जेट निकालना और इसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ कर चलेंगे, ठीक है ना, ओके। चलिए
देखिए इम्पैक्ट ऑफ जेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट क्लियर हो जाता है, काफ़ी अच्छे से आप इसको पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो फिर आपको आगे हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ के चलना है, ठीक है। तो आइए देखिए, नाउ एफिशिएंसी ऑफ जेट, ये क्या हो जाएगा जी? तो एफिशिएंसी आप जानते हैं आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ओके, अब देखिए, सो जेट का एफिशिएंसी, आउटपुट यहाँ पर क्या है जी? तो आउटपुट आप जानते हैं वर्क डन पर सेकेंड है, इनपुट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आउटपुट आप पावर में लिख रहे हैं, पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, वर्क डन पर सेकेंड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको आप एनर्जी के फॉर्म में लिखिएगा नहीं ना, इसको भी पावर के फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ओके, चलिए, सो एफिशिएंसी ऑफ जेट, वर्क डन पर सेकेंड अभी आपने देखा रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी, कौन सा काइनेटिक एनर्जी? ये भी आपको लिखना होगा यहाँ पर इनिशियल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक करने से पहले, तो वो कितना होगा? हाफ mv²। लेकिन पर सेकेंड है तो टाइम से डिवाइड किया जाएगा, सेकेंड से डिवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए, सो एफिशिएंसी ऑफ जेट इज इक्वल टू रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू डिवाइड बाय हाफ मास पर सेकेंड है यहाँ पर। और ये मास पर सेकेंड को आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड है, नहीं, यहाँ पर इनिशियल मैंने लिख दिया है। स्ट्राइक करने से पहले तो वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना, स्ट्राइक का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड है, तो उस टाइम मास पर सेकेंड को आप क्या लिखेंगे? रो ए भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा गया हुआ है SSC JEE में, तो ये चीज़ आप अच्छे से देखेंगे। तो मास पर सेकेंड को रो ए भी लिखेंगे इंटू v², क्योंकि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड है ना जी, तो हाफ m डॉट इंटू v² होगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो मास पर सेकेंड भी क्या होगा? रो ए भी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी ऑफ जेट इज इक्वल टू रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू डिवाइड बाय हाफ रो ए भी का पावर 3। तो इस तरह हम लोग जेट का एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया हुआ है SSC JEE में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड पूछा गया था, तो इसका आंसर ये होता है माय डियर। और जेट का एफिशिएंसी हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो मूविंग प्लेट का एक केस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेकेंड केस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस कौन सा होगा माय डियर? सेकेंड केस मैं उतना वहाँ पर पॉइंट को नहीं लिखूँगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एफएक्स और वर्क डन निकाल लेंगे, क्योंकि सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पॉइंट्स हर केस में लिखाया जाए, ठीक है। तो आइए, हमारा केस 2 क्या होगा माय डियर फ्रेंड? फोर्स exerted by the jet on a moving on a flat inclined plate
flat inclined plate moving in the direction of jet, moving in the direction of jet। बात समझ में आ गया? ये आपका सेकेंड केस है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ए फ्लैट इंक्लाइंड प्लेट विच इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। चलिए, अब यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेट रहेगा बट वो मूव कर रहा है, तो जैसा हमने वहाँ पर देखा था, नॉर्मल फोर्स निकाला था, फिर उसको हमने रिजॉल्व किया तो Fx Fy निकल गया था, तो सब कुछ यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आइए माय डियर, तो देखिए मैं यहाँ पर अब पाइप और नोज़ल नहीं दिखाऊंगा, वो तो हर जगह रहेगा, ठीक है। पाइप में नोज़ल फिट रहेगा, नोज़ल से ही तो जेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, फालतू का फिगर बड़ा बन जाता है ना जी, ठीक है। तो आइए, ये आपका देखिए, ये आपका इंक्लाइंड प्लेट है, ओके। और यहाँ पर आपका जेट, यहाँ पर आपका जेट है मान लीजिए, और इस जेट का वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। और इस प्लेट का वेलोसिटी आपका कितना है, u वेलोसिटी है। लेकिन आप जानते हैं कि ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक नहीं करेगा, तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो कुछ आगे चलकर क्या होगा, आपका प्लेट ये रहा माय डियर, ये प्लेट है, और कुछ आगे चलकर ओके, कुछ आगे चलकर क्या हो जाएगा, अब ये इसको v माइनस यू वेलोसिटी से स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इसको v माइनस यू वेलोसिटी से स्ट्राइक कर जाएगा, ओके। तो देखिए, ये आपका v माइनस यू वेलोसिटी से इसने स्ट्राइक किया, और इस प्लेट का वेलोसिटी u है, और फिर इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स क्या होगा, Fx, ओके। फिर वही चीज़ यहाँ पर, दोनों पॉइंट यहाँ पर सेम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट जेट स्ट्राइक करने के बाद इसी प्लेट के अलोंग मूव करेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर इस प्लेट का सरफेस स्मूथ है और इम्पैक्ट के कारण जो लॉसेज होते हैं, अगर उस लॉस को हम लोग ज़ीरो मान लें, तो लिक्विड जेट ऑफ वाटर यहाँ से सेम वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। मतलब जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उसी वेलोसिटी से आपका वाटर, जेट ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा, v माइनस यू, और यहाँ से भी आपका v माइनस यू वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। तो बट नीचे हम नहीं लेते हैं, ऊपर से ही हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ओके। बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा प्रीवियस केस में हमने देखा था, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। उसके लिए देखिए, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेट है ना, तो ये एंगल थीटा है। फिर यहाँ पर देखिए, इस प्लेट के अलोंग, इस प्लेट के नॉर्मल आपका फोर्स क्या होगा, Fn, ठीक है। और इसी Fn का दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट और एक आपका ये कंपोनेंट जो कि Fy होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है माय डियर फ्रेंड, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा,
सब कुछ वही है जो आपने वहाँ पर देखा था। देखिए यहाँ पर जो भी हम लोग मूविंग प्लेट का केस देख रहे हैं ना, सब कुछ वही है, बस अंतर कहाँ है याद कीजिए, बस अंतर कहाँ है, अंतर है वेलोसिटी पे, रिलेटिव वेलोसिटी। वहाँ पर स्टेशनरी प्लेट के केस में v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था, यहाँ पर v माइनस यू से स्ट्राइक कर रहा है। मतलब मास पर सेकेंड में रो ए v माइनस यू यहाँ पर होगा, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर रो ए भी था, ये अंतर है दोनों में। फिर इनिशियल वेलोसिटी जो हम लेते थे वो वहाँ पर क्या था, v था, और यहाँ पर क्या होगा, जिस इनिशियल वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो लेना है, v माइनस यू लेना है। मतलब यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो v माइनस यू से ही काम करेंगे, और फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको वर्क डन मिल गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है, बाकी यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर v के जगह पर क्या हो गया है, v माइनस यू आ गया है, वही तो हुआ है, और बाकी सब कुछ तो सेम है। चलिए तो यहाँ से देखिए हम लोग Fn निकालेंगे, तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल डायरेक्शन में होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू है, लेकिन हमें नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट और एक आपका ये कंपोनेंट, एक आपका ये कंपोनेंट। बात समझ में आ रहा है, तो ये v माइनस यू है, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू साइन थीटा। वहाँ पर क्या था जी, वहाँ पर था v साइन थीटा, लेकिन चूंकि वहाँ पर v से स्ट्राइक कर रहा था, यहाँ पर v माइनस यू से स्ट्राइक कर रहा है, तो ये वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, v माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। बस फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग v वेलोसिटी को लेके चल रहे थे क्योंकि वो v से ही स्ट्राइक कर रहा था, बट ये मूविंग प्लेट के केस में आपका रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू है, इसी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो हर जगह आपको v माइनस यू लेके चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। चलिए बाकी सब कुछ वही पॉइंट रहेगा, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड यहाँ पर कितना होगा, तो रो ए v माइनस यू, रिलेटिव वेलोसिटी जिससे स्ट्राइक कर रहा है वो कितना होगा, v माइनस यू, तो सारा पॉइंट वही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट हम Fn निकालते हैं। Fn क्या हो जाएगा, मास बाय सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, सो Fn विल बी इक्वल टू मास पर सेकेंड, यहाँ पर मास पर सेकेंड कितना हो जाएगा जी, रो ए v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है, तो v माइनस यू से स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हमें नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए, तो इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में कितना होगा, v माइनस यू साइन थीटा, v माइनस यू साइन थीटा माइनस फाइनल वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में देख लीजिए, ये एंगल कितना है 90, v माइनस यू इसके अलोंग है, नॉर्मल ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, क्यों, v माइनस यू कॉस 90 0। ओके, सो Fn इज इक्वल टू रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। फिक्स प्लेट के केस में क्या मिला था हमें, रो ए v स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी v था, v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था, बट यहाँ पर v माइनस यू से स्ट्राइक कर रहा है, तो देखिए फॉर्मूला में क्या मिल गया, रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। सब कुछ वही है जी, सब कुछ वही है, जहाँ जहाँ v था वहाँ पर v माइनस यू हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। बात समझ में आ गया। चलिए तो Fn तो हमारा निकल गया, लेकिन अब इसका दो कंपोनेंट भी होता है ना, एक Fx और एक Fy। तो Fx क्या हो जाएगा जी, Fx क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट ऑफ एफ एन किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। सो एफ एक्स को आप क्या लिखेंगे, एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स आपका निकल गया, एफ एन का वैल्यू कितना है, रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा एक और है तो साइन स्क्वायर थीटा। यही देखिए आपका एफ एक्स हो गया, ठीक है। एफ एक्स हमारा निकल चुका है, रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद कीजिए जब प्लेट आपका फिक्स था, स्टेशनरी था, तो उस टाइम क्या फॉर्मूला मिला था, रो ए भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर मूविंग प्लेट के केस में क्या हो जाएगा, भी माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अगर आपका इच्छा है तो आप एफ वाई भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख ही लेते हैं, एफ वाई भी देख लेते हैं। देखिए इम्पैक्ट ऑफ जेट आपका जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हाइड्रोलिक मशीन आपका उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन, पंप, ये सभी आपका क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जेट का ही वहाँ पर एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, आइए, सो एफ वाई क्या हो जाएगा जी, तो एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एफ एन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ जेट। वर्टिकल डायरेक्शन का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ जेट। जेट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसे एफ वाई कहते हैं। सो एफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। सो एफ एन का वैल्यू क्या मिला था, रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा मिला था ना जी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सो एफ वाई इज इक्वल टू रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। याद तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सभी फॉर्मूलाज बिल्कुल भी याद नहीं करना है माय डियर। तो आइए हमने एफ वाई भी निकाल लिया, ठीक है। ओके, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वर्क डन निकालना, ठीक है। तो आइए वर्क डन निकालते हैं। हमें बस देखिए जितना भी मूविंग प्लेट का केस आप देखेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए सिर्फ दो चीज़ वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। मूविंग प्लेट के केस में सिर्फ दो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एफ एक्स, दूसरा वर्क डन। क्योंकि एफ एक्स निकालेंगे तभी तो आप वर्क डन निकाल पाएंगे, एफ एक्स इंटू यू करके। तो यही दो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही हमारा वर्क डन निकल जाएगा तो हम जेट का एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर मूविंग प्लेट का केस हो तो हमें एफ एक्स और वर्क डन पर सेकेंड वहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह निकाल पाएंगे। आइए, नाउ वर्क डन पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा जी, एफ एक्स इंटू यू। ओके, सो वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट। देखिए मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिख रहा हूँ बाय द जेट ऑन द प्लेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वर्क डन पर सेकेंड क्या है, तो जेट के द्वारा प्लेट के ऊपर 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया गया है वही है, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू आपने निकाला था रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा निकाला था आपने, इंटू क्या हो जाएगा यू।
यही हो गया आपका वर्क डन पर सेकेंड। और यदि आपको यहाँ पर जेट का एफिशिएंसी निकालना हो तो आप जानते हैं क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए हर एक केस में डिफरेंट केस में वर्क डन पर सेकेंड तो डिफरेंट होगा, ये तो सेम रहेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन वर्क डन पर सेकेंड तो डिफरेंट होगा ना सबके लिए। देखिए इस केस में कितना आ गया है, तो क्या हो गया ये रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड कितना होगा, याद कीजिए, हाफ रो ए भी का पावर 3। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड सभी केस में सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जेट का भी है, बाद में स्ट्राइक करेगा तो भी माइनस यू से, फिर वर्क डन वहाँ पर डिफरेंट आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में जब फ्लैट वर्टिकल प्लेट था तो वहाँ पर क्या मिला था, सिर्फ ये मिला था रो ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू, साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पर नहीं था। बट इस केस में अगर इंक्लाइंड प्लेट होगा तो उस केस में वर्क डन पर सेकेंड आपका इतना हो जाएगा, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड तो उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह हम लोग जेट का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था माय डियर केस 2, जब आपका इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट जेट के डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उस टाइम जेट के द्वारा उसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा और फिर कितना वर्क डन पर सेकेंड होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से देख लिया है। एंड आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए माय डियर, इस सेशन को अब यहीं पर स्टॉप किया जाए। इस सेशन में हमने 2 केसेस के बारे में स्टडी किया। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपका ये सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।